Basically, we start with E2 mechanism, and before starting E2 mechanism, let us discuss what is elimination. So, in elimination reaction, what is there? What is very important that in case of elimination reaction, it's very important that we convert a simple saturated compound, into unsaturated compound. The very first topic is here to understand elimination is to conversion of the saturated compound to unsaturated compound. That means we are converting carbon-carbon single bonded compound to either carbon-carbon double bonded compound, or you can say carbon-carbon triple bonded compound. In further words, we can say we are converting sp3 carbon, which is tetrahedral, either to sp2, which is trigonal planar, or we can say sp hybridized, which is linear. So this conversion of the sp3 carbon to sp2 or to sp is nothing but called elimination. So elimination, there is basically removal of atoms, or you can say groups, by using a base, from the substrates that consist of polar compounds, substrate with the what we can say polar compounds, like we have alcohols, ROH, like we have alkyl halides, they also undergo elimination, and we have so far other groups also. So this is the substrate that is required, and what we require here, we require a base. So a base is required, and at the same time substrate is required, which is polar compound, like we have alcohols and haloalkanes. Let us assume a reaction. For example, I am just showing a reaction here where you can see that this is carbon compound CH2 and CH3 CH2 and Cl. अब इस कंपाउंड में क्या यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है जिसके साथ क्लोरीन अटैच है, इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इसके एडजेसेंट वाले को बोलेंगे बीटा कार्बन. अगर इस कंपाउंड को मैं यहाँ पे बेस का यूज करूँ, और मेरे पास बेस यहाँ पे यूज करूँ मैं कौन सी, एल्कोहलिक KH, जो एक हमारे पास बेस होगा, तो ये क्या करेगा, अल्फा कार्बन से हमारे पास Cl निकालेगा, बीटा से हमारे पास प्रोटॉन निकालेगा. तो क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये बनेगा आपका इथीन, मतलब एल्कीन, प्लस क्या निकला, बीटा से यहाँ से प्रोटॉन निकला और अल्फा से हेलोजन निकला, तो यहाँ से निकालेगा हमारे पास HCl बाहर. इसको बोलेंगे हम डीहाइड्रोहेलोजनेशन, क्योंकि एक तरफ से क्या निकल रहा है, एक तरफ से निकल रहा है हमारे पास हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे हम डीहाइड्रोहेलोजनेशन. तो एक तरफ से हमारे पास जो आपका बेसिकली बीटा प्रोटॉन है, वहाँ से बीटा प्रोटॉन निकल रहा है, और एक तरफ से आपका हेलोजन निकल रहा है, वो कहाँ से निकल रहा है, अल्फा हेलोजन निकल रहा है हमारे पास. अब ये जो भी बात यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, इसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे थ्रू मैकेनिज्म के थ्रू. तो अभी तक बात की हमने एलिमिनेशन में क्या होता है, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो रिमेंबर वन पॉइंट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ sp3 कार्बन to either sp2 or sp carbon. And the second thing that you remember here is that we convert like haloalkanes into alkenes, or similarly we can convert alcohols into alkenes. And here we require a base, and practically we require a substrate also. So ये बात हमने की अभी तक यहाँ पे elimination की. Let us explore E2 mechanism. अब बात करते हैं यहाँ पे E2 mechanism की, और आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, सो दैट हमारे पास जो नोट्स अवेलेबल हों वो ऑल द टाइम यहाँ पे अवेलेबल हो. अब बात करते हैं हमारे पास E2 mechanism की. सो लेट अस प्रोसीड दैट ये mechanism कैसे ऑपरेट होते हैं. तो सबसे पहले बात होगी हमारे पास E2 mechanism की. अब E2 पाथवे क्या है, देखो E2 पाथवे लाइक वाइज हमारे पास दूसरा पाथवे E1 है, उसके बाद E1 CB पाथवे है. तो पहले हम बात करेंगे E2 पाथवे. E2 पाथवे को क्या बोलते हैं, तो ये पाथवे का नाम है एलिमिनेशन. इसको सिंपली आप बोल सकते हो
इट इज एलिमिनेशन, ई स्टैंड फॉर एलिमिनेशन एंड बी स्टैंड फॉर बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। सबसे पहले इस रिएक्शन के कुछ पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट, इसमें हमें क्या क्या चाहिए, तो ये भी जो मैकेनिज्म है ये हमारे पास वन स्टेप, इट इज बेसिकली वन स्टेप मैकेनिज्म है, ठीक है, या वी कैन से फर्स्ट स्टेप हमारे पास मैकेनिज्म है, पहली बात यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, मतलब नो रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, और जहाँ पे भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता वहाँ पे क्या बनता है, दैट यू नो वेरी वेल, वहाँ पे बनती है ट्रांजिशन स्टेट। सो TS इज फॉर्म्ड, TS इज फॉर्म्ड, दैट मीन्स हियर वी गेट ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद यहाँ पे लिखा हमने E2 मैकेनिज्म, तो इस केस में जो रेट ऑफ काइनेटिक्स होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू K कांस्टेंट। एक तो सबस्ट्रेट की पावर 1 लिख देते हैं, और हमारे पास बेस का भी यूज होता है, तो बेस की पावर क्योंकि हमारे पास 1, ठीक है। और हमारे पास जो बेस रिक्वायर चाहिए वो क्या चाहिए, यहाँ पे याद रखना, वी रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग बेस, वी रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर रिएक्शन टू फॉलो E2 मैकेनिज्म। अब सबसे बड़ा पॉइंट जो यहाँ पे याद रखना आपको वो ये है हमारे पास, कि जब भी आप यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात आती है, और ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे क्या है। सो याद रखना, स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे यूज होती है, दैट इज बेसिकली इलिमिनेशन कैसी चाहिए आपको, दैट इज बेसिकली वी कैन से एंटी पेरिप्लेनर। व्हाट इज एंटी पेरिप्लेनर, मतलब जो ग्रुप्स होंगे हमारे पास, एक लिविंग ग्रुप, एक हमारे पास कौन सा भी जो प्रोटॉन होगा, वो हमारे पास 180 एंगल पे हो सकते हैं। सिमिलरली इस बात करें तो ये कन्फ्यूजन हमारे पास हो सकती है कौन सी, स्टैगर्ड वन, स्टैगर्ड वन, ठीक है। अब ये स्टैगर्ड वन कन्फिगरेशन चाहिए, हमें स्टैगर्ड अरेंजमेंट चाहिए, हमारे पास स्टैगर्ड अरेंजमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे एंटी पेरिप्लेनर क्या, तो भाई हमारे पास एक मैंने मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पे लेट्स से मॉलिक्यूल लिया हमारे पास, इसको दिखाया न्यूमेन्स प्रोजेक्शन से, हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन पे लेट्स से हमारे पास प्रोटॉन है H, बाकी ग्रुप से हमारे पास एट द सेम टाइम जो दूसरे हमारे पास यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगते हैं, डिपार्ट करते हैं हमारे पास, इसके बाद यहाँ पे ये रखते हैं H, हमारे पास कोई रखते हैं, लेट्स से हमारे पास एक ग्रुप और H रखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा यहाँ पे, तो एंगल बिटवीन H एंड लिविंग ग्रुप इज इक्वल टू 180 एंड दे आर ऑपोजिट। सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पेरिप्लेनर अरेंजमेंट, जिसमें क्या होगा, लिविंग ग्रुप और एट द सेम टाइम हमारे पास जो आपका H है, जहाँ से ग्रुप निकलेगा और जहाँ से H निकलेगा, जहाँ से आपका Lg निकलेगा, वो हमारे पास 180 एंगल पे होने चाहिए। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हमारे पास पेरिप्लेनर अरेंजमेंट, या एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट बोलते हैं। तो मतलब ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जब CH बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा CH बॉन्ड, और जब हमारे पास लिविंग ग्रुप टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा लिविंग ग्रुप, जो हमारे पास एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपने याद रखना है कि भाई हमारे पास और क्या पॉसिबल है। तो और क्या पॉसिबल यहाँ पे है, इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है एट द सेम टाइम, और ये बेस पे भी डिपेंडेंट करता है। तो अगर हम प्लाट बनाए यहाँ पे, मान लो अगर मैंने प्लाट बनाया यहाँ पे सबस्ट्रेट का, तो एक तरफ से अगर मैं सबस्ट्रेट लेता हूँ हमारे पास, ठीक है, इसका प्लाट बनाया हमारे पास, और एक तरफ अगर मैं यहाँ पे रेट लेता हूँ तो ग्राफ क्या आएगा, ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एक तरफ मैंने रेट लिया, एक तरफ मैंने बेस का कॉन्सेंट्रेशन लिया, तो तब भी हमारे पास क्या आएगा, तब भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि रेट जो है वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड है, रेट जो है बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, ग्राफ ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, बातें की है। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं इसके बाद कि मैकेनिज्म है कैसा है, तो लेट्स गो विद द मैकेनिज्म। अब आते बात यहाँ पे मैकेनिज्म पे आते हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैकेनिज्म आई वुड लाइक टू से कि भाई मैकेनिज्म के कितने स्टेप हैं। देखो एक बार यहाँ पे जरूर देखना, मैकेनिज्म के 1 स्टेप है, मैकेनिज्म का 1 स्टेप मैकेनिज्म है।
यहाँ पे कोई भी रिएक्शन रेट नहीं बनेगा, TS बनेगी। उसके बाद यहाँ पे रेट डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट को बेस के ऊपर, स्ट्रॉन्ग बेस का रिक्वायरमेंट चाहिए। और जहाँ तक अरेंजमेंट की बात मैंने की, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है अरेंजमेंट हमारे पास होना चाहिए आपका एंटी पेरिप्लेनर। तो लेट्स गो विद द मैकेनिज्म नाउ। तो मैकेनिज्म को शो करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि भी देखो मैकेनिज्म 1 स्टेप है, ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनेगी। तो मैं यहीं पे इसको ड्रा करूंगा। सो आई वुड लाइक टू ड्रॉ हियर। तो ये रहा भाई हमारे पास एक आपका अरेंजमेंट सिंपल सा। यहाँ पे रहा भाई आपका लिविंग ग्रुप, ठीक है। कार्बन पे लिविंग ग्रुप रखते हैं। ये कार्बन हमारे पास लेट से अल्फा कार्बन है, और इस कार्बन पे हम रखते हैं, शो करते हैं हमारे पास एक H जो हमारे पास बीटा कार्बन है। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने क्या शो किया है, ये ऑपोजिट शो किया है। और इस केस में हमारे पास बेस जो है, बेस रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, तो बेस अटैक करेगा प्रोटॉन पे। पहले स्टेप में बेस का अटैक होगा, बेस प्रोटॉन पे अटैक करेगा। एट द सेम टाइम जब बेस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप डिपार्ट होगा। तो बीच में एक स्टेट बनती है, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट में क्या होगा, हमारे पास ये जो कार्बन बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने की कगार पे आएगा, और यहाँ से हमारे पास बेस इस पे एक्ट करेगी। एट द सेम टाइम सिंगल बॉन्ड हमारे पास है। जब प्रोटॉन यहाँ पे आएगा तो बेसिकली प्रोटॉन का जो बॉन्ड है वो उसने बेस ने लिया, और प्रोटॉन कहाँ पे शिफ्ट करेगा, बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा। तो मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक पार्शियल बॉन्ड बनने की और तैयारी होगी भी। एट द सेम टाइम यहाँ पे कार्बन और लिविंग बुक को यहाँ से डिपार्ट करेगा, और ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास अनस्टेबल स्टेट होती है। फर्दर हमारे पास ये शो अप करता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सो यू कैन सी हियर दैट ये बनेगा हमारे पास योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो बनाएगा हमारे पास एल्कीन। और यहाँ से क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा हमारे पास यहाँ से BH पॉजिटिव, ये बेस और प्रोटॉन अटैक करके, और साथ में लिखेगा यहाँ पे लिविंग ग्रुप विद द नेगेटिव चार्ज। So basically what we get, we convert sp3 carbon to sp2 carbon, and basically we form an alkene। और बीच में होता है ट्रांजिशन स्टेट। ये आपका E2 मैकेनिज्म है, और ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब E2 मैकेनिज्म हमारे पास आपको और भी पॉइंट याद रखने। यहाँ पे पहला पॉइंट ये कि भी ये रिजो सेलेक्टिव होता है। अब रिजो सेलेक्टिव भी होता है, स्टीरियो सेलेक्टिव। स्टीरियो सेलेक्टिव के मैं बताया कि यहाँ पे 180 का अरेंजमेंट होगा। अगर मैं बात करूँ जो सिलेक्टिविटी की, तो इस केस में क्या होगा, देखो भाई अगर हमें पता है कि अगर एलिमिनेशन की बात करें, यहाँ पे 2 रूल लगते हैं। एक लगता है हमारे पास सेजफ रूल, एंड वन इज कॉल्ड हाफमैन रूल। ये याद रखना, देर आर 2 रूल्स अप्लाई, वन इज कॉल्ड सेजफ रूल, अदर इज कॉल्ड हाफमैन रूल। सेजफ रूल और हाफमैन रूल आपस में ऑपोजिट हैं। अगर कहीं पे सेजफ रूल लग रहा है तो मतलब वहाँ पे हाफमैन रूल उसका ऑपोजिट होगा। ये भी याद रखना कि सेजफ रूल इज ऑलवेज ऑपोजिट ऑफ हाफमैन रूल। मतलब जहाँ पे सेजफ रूल अगर मेजर बता रहा है, वहाँ पे हाफमैन माइनर होगा, और जहाँ पे सेजफ रूल माइनर होगा, वहाँ पे आपका हाफमैन रूल मेजर होगा। तो ये एक दूसरे के रिवर्स हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की, रिजो सेलेक्टिविटी की। तो क्या यहाँ पे पर्पस है, उसके बाद हम बताएंगे कि यहाँ पे पर्पस क्या। लेट अस से पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक सिंपल सी बात करते हैं। तो वी हैव अ वन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंपाउंड है, दिस इज अ कंपाउंड। इसमें यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगाया, और ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, ये हमारे पास बीटा कार्बन है, ये भी हमारे पास बीटा कार्बन है। यहाँ पे इसको मैं शो करता हूँ β1, जिसको शो करता हूँ β2 लेट से। तो अगर इसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँ एल्कोलिक बेस यूज़ करूँ, एल्कोलिक केच यूज़ करूँ, तो क्या होगा, देखो 2 चीज़ें बन सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि β2 से प्रोटॉन निकलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। उसके बाद ये कंपाउंड ऐसे। और दूसरे केस में पॉसिबिलिटी ये रहेगी हमारे पास कि हम निकाल सकते हैं, कहाँ से हम निकाल सकते हैं, β1 से प्रोटॉन निकाल सकते हैं। और इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में हमारे पास होगा क्या, यू कैन सी इजली हियर। तो अगर β1 से प्रोटॉन निकलेगा तो β2 सेफ रहेगा, β1 से प्रोटॉन निकला और ब्रोमीन निकलेगा यहाँ से, तो क्या बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा।
अब इस कंपाउंड को देखें तो जो हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, सो दिस प्रोडक्ट दैट इज़ बेसिकली, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये हमारे पास स्टेबल होगा और ये हमारे पास यहाँ पे मेजर होगा। अब इसका रीज़न क्या मेजर होने का? सो व्हाट इज इट्स रीज़न दैट इट इज़ मेजर एंड व्हाई इट इज़ मेजर? सो इट इज़ मेजर अकॉर्डिंग टू सेट्सअप रूल। मतलब इस केस में सेट्सअप रूल के हिसाब से वो डोमिनेट करता है, dominated alkene is one that is more alkylated। तो ये भी याद रखना भी कि डोमिनेटेड एल्कीन वो होगा जो मोर एल्काइलेट होगा। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे स्कोर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। सपोज हमारे पास मैं बात करूँ यहाँ पे इन दो कंपाउंड की, तो अगर आप देखते हो जो मेजर प्रोडक्ट है उसमें क्या हमारे पास, उसमें हमारे पास यहाँ पे CH3, उसके बाद हमारे पास C है, यहाँ पे एक H दिखाया डबल बॉन्ड है, CH और CH3 है। तो ये मैंने कहा मेजर प्रोडक्ट है, ये मैंने कहा मेजर प्रोडक्ट है। और दूसरा केस में अगर ऊपर वाला कंपाउंड की बात करूँ तो यहाँ पे क्या भी, यहाँ पे आपका CH2 है, डबल बॉन्ड हमारे पास है कार्बन के साथ और कार्बन फर्दर हमारे पास अटैच है CH2 एंड देन CH3 के साथ। इसकी वैलेंसी फिल करते हैं यहाँ पे, ये भी हमारे पास, ये आपका माइनर है। तो देखो एक तो बता दिया मेजर। अब देखो मेजर एल्कीन वो होता है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा दिखाऊंगा, जिसमें एल्काइल ग्रुप ज़्यादा हो ऑन द बोथ साइड्स ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ में जो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे देख सकते हो आप, तो ये एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा है और दूसरा एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा है। ठीक है, दो एल्काइल ग्रुप पे। वैसे ही बात करें हमारे पास एक सेकंड कंपाउंड की, तो सेकंड कंपाउंड में देखें तो डबल बॉन्ड यहाँ पे हमारे पास है और इस केस में आपका जो एल्काइल ग्रुप है वो एक तरफ ही हमारे पास है। तो दिस इज ओनली वन एल्काइल ग्रुप। तो मतलब इसमें एल्काइल ग्रुप कौन सा ज़्यादा है, तो पहले वाले में केस में ज़्यादा। तो अगर जिसमें एल्काइल ग्रुप ज़्यादा हो वो हमारा मेजर्स प्रोडक्ट माना जाता है। दूसरा केस ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं आप, चीज़ें एक दो और देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप थोड़ा इसको गौर से देखोगे तो आप यहाँ पे अगर देखोगे इसको, तो इस केस में हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, कहाँ पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे इस केस में हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, तो यू कैन सी 2 हियर एंड 1 3 हियर। तो जिसके पास लेस हाइड्रोजन वो भी आपका मेजर होता है। सो वन मोर पॉइंट टू ऐड हियर इज सेट्सअप रूल वो होगा जिसमें मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसमें हमारे पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे या हाइड्रोजन एटम होंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये एक आपको 2 पॉइंट में यहाँ पे बता रहा हूँ। सो ये भी आपको रिमेंबर करना है कि जो 2 पॉइंट बताया यहाँ पे, मैं तो इन H को थोड़ा सा इरेज करता हूँ यहाँ पे, सो दैट आप इसके साथ कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये था भी हमारे पास सेट्सअप रूल। तो ये रीजो सेलेक्टिविटी शो करता है। अब किसी केस में हाफ में रूल भी अप्लाई होगा। इन हाफ में और सेट्सअप रूल को मैं आगे पूरा का पूरा बराबर बताऊंगा कि कहाँ पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हमारे पास, तो मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन अदर थिंग्स हियर। अब कुछ लोगों की रिक्वेस्ट ये भी रहती है कि सर ये नोट्स आप शेयर करो। देखो नोट्स में ये शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कंटेंट जो लिखा है यहाँ पे ये आपको सिर्फ समझना है। आप अपना कंटेंट बनाइएगा, बेटर वही रहेगा, अपने नोट्स बनाइएगा और आप अपने नोट्स बना के तैयारी कीजिएगा। जितने आपके नोट्स होंगे बने हुए उतना ही बेस्ट होगा। हाँ, आप अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, और मैं लेक्चर के थोड़ा स्क्रीनशॉट जब भी आपको लेना है तो ले सकते हो। इन केस you have questions regarding the topic, you can post comment on the lecture। तो अब हमारे पास मैं यहाँ पे बताने चाहता हूँ, भाई मैंने बताया सेट्सअप रूल। अब मैं आपको डिटेल मैंने कहा कि हाउ मैंने सेट्सअप की एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे बनाऊंगा कि वो कब लगते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल की। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट टाइम भी आया था, उसमें क्या कहा था कि ये JKPSC की क्वेश्चन हमारे पास है कि भाई एक कंपाउंड है हमारे पास, लेट से एक कंपाउंड है हमारे पास, ये बाइसाइक्लो कंपाउंड हमारे पास है। इस पे यहाँ पे लगा है ब्रोमीन, और अगर ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में देखें तो ये आपका अल्फा कार्बन, यहाँ पे आपका β1 कार्बन, यहाँ पे आपका β2 कार्बन। और β2 कार्बन हमारे पास की बात करें तो β2 कार्बन इज कॉल्ड ब्रिज हेड कार्बन।
और एक क्वेश्चन आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी भेजा था, और इसको मैंने आपके एक कम्युनिटी सेक्शन में भेजा था। अब इसमें अगर हम बेस का यूज़ करें तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे बेस का यूज़। तो बेस का यूज़ का बेस का काम क्या है, बेस का काम है या बीटा 1 से या बीटा 2 से प्रोटॉन निकालना। अगर बीटा 1 से प्रोटॉन निकालता है, अगर बीटा 1 से प्रोटॉन निकालता है तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिएगा ये बनेगा हमारे पास इस तरह कंपाउंड, बीटा 1 से प्रोटॉन निकाला, बॉन्ड यहाँ पे बनेगी। नेक्स्ट केस हमारे पास ये भी चांस हो सकता है कि बीटा 2 से निकाले, तो चलो बीटा 2 से भी निकालते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए कि यहाँ पे बीटा 2 के निकालने के बाद आप सोचें कि मैंने यहाँ से क्यों निकाला हुआ है, इसका भी रीज़न बताऊंगा अभी। यहाँ पे बीटा 2 से आपने प्रोटॉन को निकाला, तो बीटा 2 से प्रोटॉन निकालोगे तो हमारे पास चांस है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बने। अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, जिस केस में बीटा 2 पे एलिमिनेशन होगी, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होता है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक रूल है जिसका नाम है हमारे पास ब्रेट्स रूल। अभी ब्रेट्स रूल क्या कहता है, ब्रेट्स रूल कहता है कि भाई हमारे पास डबल बॉन्ड, ये कहता है डबल बॉन्ड कैन नॉट बी formed at bridgehead कार्बन। और इस रूल को क्या कहते हैं, इस रूल को कहते हैं हमारे पास ब्रेट रूल। इंपॉर्टेंट है, सो रिमेंबर कि भाई हमारे पास यहाँ पे कोई भी केस का यहाँ पे कोई भी कंपाउंड नहीं बनेगा। बट ये रूल इसमें एक एक्सेप्शन बता दूं आपको मैं, कि अगर कभी चेन में मान लो अगर 7 to 8 कार्बन्स हैं, अभी तो मैंने यहाँ पे मान लो जितने भी 8 कार्बन से है वो अगर रिंग है, उसमें पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास कि वहाँ पे आपका डबल बॉन्डेड जो हमारे पास ब्रिजहेड कार्बन है वहाँ पे आपका कंपाउंड बने। तो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास आपकी रिंग जो है, रिंग्स लार्ज इनफ हो हमारे पास। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये भी हो गया आपका भी। अब कुछ एग्जाम्पल जहाँ पे मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। देखो बात क्या है कि अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री को एक्सप्लोर करना है, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर स्टीरियोकेमिस्ट्री, लेट अस गो फॉर द एग्जांपल्स। मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया, ये कंपाउंड हमारे पास यहाँ पे लिया हमने, इस कंपाउंड में यहाँ पे दिखाया ब्रोमीन, यहाँ पे ग्रुप लगाया मैंने, मिथाइल ग्रुप लगाया यहाँ पे मिथाइल ग्रुप Me, और यहाँ पे एक भैया आपका मिथाइल ग्रुप है आपका, सो दिस इज ऑल्सो मिथाइल ग्रुप Me। तो इस पे हमने रिएक्ट किया, एक बेस किया रिएक्ट, एक बेस रिएक्ट किया। ठीक है, अभी कोई बेस रिएक्ट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे बेस रिएक्ट किया हमने, तो क्या होगा यहाँ पे, तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा। देखो अब मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको कि ये हमारे पास आपका बीटा प्रोटॉन है, मतलब क्या बीटा पे, अब एक देखो बीटा कार्बन पहले यहाँ पे का है, तो एक बीटा कार्बन यहाँ पे है, एक बीटा कार्बन यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, एक बीटा कार्बन यहाँ पे, एक बीटा कार्बन यहाँ से, पॉसिबिलिटी दोनों तरफ की प्रोटॉन निकले। अब प्रोटॉन मैंने कहाँ से निकालना है, तो देखो, तो मैं यहाँ से प्रोटॉन निकाल रहा हूँ, तो ये मिथाइल ग्रुप हमारे पास Me, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप हमारे पास Me, यहाँ पे भी हमारे पास मिथाइल ग्रुप हमारे पास Me, डन। उसके बाद मैंने प्रोटॉन निकाला यहाँ से, मतलब बीटा 1 से नहीं निकाला, बीटा 2 से निकाला। अब बीटा 2 से क्यों नहीं निकला, रीजन नंबर 1, और क्या यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्या यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हालांकि ये प्रोडक्ट हमारे पास सेट्स अप स्टेबल भी हो सकता है, बट ये नहीं बन रहा यहाँ पे। ऐसा क्यों, वाई नॉट दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड हियर, वाई दिस, even though this is even though this product is as of rule stabilized, फिर ये हमारे पास क्यों नहीं बन रहा।
तो इसका रीज़न आपको सिंपल बता दूं, स्टेबलाइज्ड है हमारे पास, बट क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री अप्लाई हो रही है। अब देखो ऐसा क्या है हमारे पास इस केस में, अगर आप सिंपल से इस डायग्राम को दोबारा अगर मैं विजुलाइज कराऊँ आपको, तो देखो ये डायग्राम कुछ ऐसे थी हमारे पास, है ना, ये कंपाउंड कुछ ऐसे था, जिसमें हमारे पास हमने क्या दिखाया था, दो तरह के ग्रुप दिखाए थे। एक यहाँ पे दिखाया था हमें ब्रोमीन, एक दिखाया था मिथाइल। तो एक दिखाया था हमें मिथाइल, और एक ग्रुप यहाँ पे भी मिथाइल था, एक ग्रुप यहाँ पे भी मिथाइल था। अब हुआ क्या कि जब मैंने यहाँ पे मिथाइल दिखाया तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि भाई जो यहाँ पे हमारे पास आपके दो हाइड्रोजन थे, ये जो यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे हमारे पास, आप इनको ऐसे दिखा सकते हो, एक हाइड्रोजन यहाँ से दिखा दो, एक यहाँ पे दिखा दो भी इस डैश वेज से, ठीक है। तो एक हमने दिखा दिया यहाँ पे। दूसरे केस में हमने क्या किया भाई यहाँ पे, तो दूसरे केस में हमने ये भी शो किया कि भाई जो हाइड्रोजन हमारे पास है इस केस में, तो देखो ये जो हाइड्रोजन हमारे पास, ये वाला जो दिखा रहा हूँ मैं, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक से दिखाता हूँ। ये वाला जो ब्लैक से दिखाया मैंने यहाँ पे, ये ब्लैक वाला हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन एक दूसरे के 180 एंगल पे हैं, एक दूसरे के 180 एंगल पे हैं, और इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ऑपोजिट है। एक मान लो अबोव द प्लेन, दूसरा कौन सा, बिलो द प्लेन। तो हो गया क्या, हमारे पास हुआ ये कि यहां से ये वाला प्रोटॉन निकलेगा बीटा से, और यहां से अल्फा से निकलेगा ब्रोमीन। तो हमारे पास जो अल्फा बीटा प्रोटॉन यहां से निकल रहा है वो बेसिकली बॉन्ड बनाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा और साइड वाला नहीं बनेगा। अब इस केस में ऐसा क्या है, देखो इस केस में अगर मैं आपको सिंपल सी डील करूं तो यहाँ पे भी आपका मिथाइल होगा और साथ में H होगा भी, तो H और ब्रोमीन के बीच में ये आपके दोनों के दोनों 180 एंगल पे नहीं है, सो दे आर नॉट 180 एंगल, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट एंटी हैंड्स नॉट रिमूव्ड। तो याद रखना यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास ब्रोमीन और जो H है हमारे पास, दे आर नॉट एंटी। सो रिमेंबर ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन are not anti, hence they are not removed। बट इस केस में यहाँ पे क्या बताया मैंने कि ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन आर एंटी। तो ये याद रखना कि इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारे पास नहीं बन रहा है। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ यहाँ पे। सो लेट अस हैव अ 2 एग्जांपल। तो मैंने कंपाउंड लिए यहाँ पे, इस तरह से कंपाउंड लेते हैं हमारे पास, इसमें थोड़ा आइसोटोप भी दिखा देते हैं। यहाँ पे लिया मैंने वेज डैश पे ब्रोमीन और वेज सॉलिड पे लिया मिथाइल, वेज सॉलिड पे लिया मिथाइल। उसके बाद में यहाँ पे एक और मिथाइल लिया वेज सॉलिड पे, दिस इज मिथाइल। और यहाँ पे लिया भी आपने वेज सॉलिड पे देते हमारे पास प्रोटॉन, और यहाँ पे लिया भाई वेज डैश पे हमने ड्यूटेरियम। तो ये कंपाउंड हमारे पास रहा यहाँ पे। अब इस केस में अगर हम बेस निकालें, बेस लगाएं, तो भाई बताओ क्या बनेगा एलिमिनेशन। सबसे पहले देखें यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री को देखो। अब ये जो ब्रोमीन है, ये जो ब्रोमीन है, ये और हमारे पास जो आपका इस केस में देखा जाए तो जो आपका हाइड्रोजन है, दे आर एंटी, दे आर एंटी। तो बताओ भी अगर ये एंटी है तो कंपाउंड कहाँ पे बनेगा, तो आप बना सकते हो कंपाउंड यहाँ पे। सो लेट अस गो हियर। तो भी बॉन्ड निकलेगी, तो यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। बाकी ग्रुप में ऐसे जोड़ देता हूँ बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री के, ठीक है। तो ये भी आपका ड्यूटेरियम यहाँ पे ही रहेगा। बट अगर आपने इस कंपाउंड का थोड़ा सा, अगर इसको हम स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी सी चेंज करें, और इसको हम स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी सी चेंज करें, मान लो मैंने कंपाउंड को क्या बना दिया, अब देखो थोड़ा सा इसी में देखना, यहाँ पे आपको थोड़ा समझ आ जाएगा कि अब यहाँ पे मैंने क्या मिथाइल वैसे का वैसे यहाँ पे रखा, वेज सॉलिड पे रखा मिथाइल, और यहाँ पे लगाया भाई ब्रोमीन, वेज डैश पे ब्रोमीन लगाया मैं यहाँ पे, ये लिविंग ग्रुप हमारे पास है। और एडसेंट पे मैंने यहाँ पे भी लगाया मिथाइल वैसे का वैसा
सिर्फ मैंने क्या चेंज करना, अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे चेंज करना स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एच एंड ड्यूटेरियम। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने ड्यूटेरियम को रखा वेज सॉलिड पे, ठीक है। अभी यहाँ पे ड्यूटेरियम, और क्या किया मैंने, वेज डैश पे रखा मैंने हाइड्रोजन का। अब इस केस में एंटी पे कौन है, तो देखो अभी एंटी पे कौन है, ब्रोमीन जो हमारे पास है, दैट इज एट 180 टू द ड्यूटेरियम, ठीक है। 180 एंगल बना रहे हैं यहाँ पे। अब ये 180 एंगल बना रहे हैं तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो अभी कौन निकलेगा, अभी निकलेगा हमारे पास, सो व्हाट वी गेट, सो अभी निकलेगा हमारे पास, तो अगर यहाँ पे भी बेस लगाएं तो बेस किसको एलिमिनेट करेगी, यहाँ पे बेस एलिमिनेट करेगी ड्यूटेरियम और ब्रोमीन को, ड्यूटेरियम और ब्रोमीन को। इस केस में भी बॉन्ड यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया, और हमारे पास ड्यूटेरियम निकलेगा, और सिंपल सा इसको लेबल किया मैंने किसके साथ, एच के साथ। तो मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात हुई, इन दोनों केस में हमने ये देखा कि पहले में हमारे पास यहाँ से HBr निकला क्योंकि वो एंटी था, दूसरे केस में हमारे पास जो ग्रुप निकला वो निकला ड्यूटेरियम। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ड्यूटेरियम जो है हमारे पास इस केस में, वो यहाँ से क्या हुआ, रिमूव हुआ, बिकॉज दिस ड्यूटेरियम इज रिमूव्ड बिकॉज इट इज एंटी टू द ब्रोमीन। तो ये आपकी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, और ये हमने बता दिया। सो सबसे पहले आपको ये मैं बता दिया कि अब इस केस में आपको एक और बता दूं, लेट्स से कंपाउंड है हमारे पास, अब मैं आपको थोड़ा कंपाउंड बनाना चाहता हूं, तो इसमें भी आप ये यहाँ पे भी एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पे हमने आइसोटोप का यूज़ किया है। तो अगर मैं आइसोटोपिक इफेक्ट का यूज़ करूँ तो रेशो ऑफ KH2 KD इज इक्वल टू 2 to 8 टाइम्स। ये भी आपको कभी कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज आइसोटोपिक इफेक्ट रेशो, तो वो हमारे पास KH, ठीक है, रेट ऑफ काइनेटिक्स ऑफ H टू द रेशो ऑफ द रेट ऑफ काइनेटिक्स ऑफ D इज इक्वल टू 2 to 8 टाइम्स। तो ये भी आपको याद रख सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्लियर भी आपको सब यहाँ पे, आई थिंक होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये था आपका E2 मैकेनिज्म, जहाँ पे मैंने बात की स्टीरियोकेमिस्ट्री की, जहाँ पे मैंने बात की बहुत सारे एग्जांपल्स की, और ये भी बताया कि 180 पे एंटी पे कैसे यहाँ पे फॉलो होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज कॉल्ड E1 मैकेनिज्म की। जहाँ तक बात हमारे पास E1 मैकेनिज्म की है, या उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मान लो कभी कभी ये भी पूछता है कि भाई कौन से ग्रुप एंटी है, क्या रिमूव हो रहा है, वो भी पूछता है, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ E1 मैकेनिज्म की है। तो लेट अस गो फॉर E1 मैकेनिज्म, लेट अस गो फॉर E1 मैकेनिज्म। तो अब हम बात करें यहाँ पे E1 मैकेनिज्म की। तो अभी तक हमने डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस्ड E2 मैकेनिज्म। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फीचर इज हियर स्टीरियोकेमिस्ट्री, जो आपको पूछ सकता है। तो अब हम बात करेंगे, ब्रेड रूल भी आपको समझ आ गया होगा। तो लेट्स गो फॉर E1 मैकेनिज्म। तो बात है E1 मैकेनिज्म पे। देखो अब E2 के बाद जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो E1 है। E1 का मतलब यहाँ पे क्या है, इट इज कॉल्ड इलिमिनेशन, इट इज कॉल्ड इलिमिनेशन, एंड वन फॉर हियर यूनिमोलिकुलर, वन स्टैंड फॉर हियर यूनिमोलिकुलर। E1 इलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर में सबसे पहले बात करूं, यहाँ पे ये टू स्टेप मैकेनिज्म है। इसमें स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन विच इज ड्यू टू डीप्रोटोनेशन, अंडरस्टैंड। एंड दूसरा स्टेप जो यहाँ पे कैपेबल स्टेप है, दैट इज बेसिकली apartment, we can say that is removal of what is step 2. So step 2 is here, it is sorry, थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा बताना चाहूँ मैं आपको। इसमें 2 स्टेप्स हमारे पास यहाँ पे हैं। सो देयर आर 2 स्टेप्स। स्टेप 1 हमारे पास क्या है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एंड स्टेप 2 हमारे पास यहाँ पे क्या, तो दैट इज डीप्रोटोनेशन।
नेशन। तो ये हो गए 2 स्टेप हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे कोई नो स्ट्रिक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री, यहाँ पे कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री उस तरह से एप्लीकेबल जैसे हमारे पास E2 मैकेनिज्म है हमारे पास अभी, ठीक है। और यहाँ पे कार्बोकटाइन तो बन रहा है हमारे पास, तो जब कार्बोकटाइन बनेगा तो ऑब्वियसली बात यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट भी होगा। देखो जहाँ पे भी कार्बोकटाइन है तो अगर वो मान लो प्राइमरी में सेकेंडरी में जाएगा, सेकेंडरी है तो टर्शियरी में जाएगा, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है यहाँ पे। उसके बाद इसका जो ऑर्डर होगा सबस्ट्रेट का वो क्या होगा, यहाँ पे सबस्ट्रेट का ऑर्डर याद रखना, यहाँ पे 3 डिग्री पहले, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद फिर 1 डिग्री। और बेस कहाँ से है यहाँ पे, कि बेस की बात करें, बेस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यहाँ पे रखना ये याद कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेस, कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो मतलब आपको मैं सिंपल बता दूं, देखो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना दूं तो ग्राफ में हमने क्या शो किया, एक तरफ रेट शो किया, एक तरफ क्या किया हमने यहाँ पे शो किया बेस। तो बेसिकली ये इंडिपेंडेंट है, तो इसका ग्राफ क्या आएगा, इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन विच इज़ अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये ग्राफ बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आपका, अगर हम मान लो वाटर को डबल करें तो उसका कोई भी रेट इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ पे इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो याद रखना यहाँ पे, अब इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज, वाटर मतलब कोई भी बेस, यहाँ पे मान लो बेस ही लेता हूँ इसको, बेस इज डबल्ड देन नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। सो ये हो गया भाई हमारे पास। तो याद रखना यहाँ पे तक में बड़ा कि कार्बोकटाइन बनेगा पहले स्टेप में, दूसरा डिपोटेशन होगा, तो उसके बाद कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे, सबस्ट्रेट का ऑर्डर बताया, पहले टर्शियस बस सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, और ये एनालॉगस होती है SN1 की तरह, जैसे मान लो वैसे ही चल रही है अभी तक। और यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट होती है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बेस। तो लेट अस गो फॉर द मैकेनिज्म, इसका क्या होगा। तो लेट अस गो फॉर मैकेनिज्म। तो आओ अब एग्जांपल करते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म की। तो स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। इस केस में हमने यहाँ पे कंपाउंड लिया, यहाँ पे लीविंग ग्रुप लिया, और यहाँ पे हमने H लिया। ये आपका लेट्स से आपका अल्फा कार्बन ही आपका बीटा कार्बन है। तो क्या हुआ, पहला स्टेप स्लो होगा, तो क्या निकलेगा यहाँ से, पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप को बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये निकला भाई लीविंग ग्रुप बाहर। जब लीविंग ग्रुप बाहर निकला इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ पे बना कार्बोकटाइन, प्लस यहाँ से लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कार्बोकटाइन फॉर्मेशन। अभी जितना भी कार्बोकटाइन स्टेबल होगा उतना हमारे पास यहाँ पे रहेगा, और ये स्लोएस्ट स्टेप होता है, और हर कोई स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 हमारे पास यहाँ पे डिप्रोटोनेशन। अब जो कार्बोकटाइन बना स्टेप कहाँ पे, 1 में, इसका जो प्रोटॉन है यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, और प्रोटॉन निकालने के हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस यहाँ से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रही है हमारे पास, तो क्या बनाएगा, और ये स्टेप हमारे पास फास्ट होगा, और यहाँ पे बनेगा आपका एल्कीन। साथ में जो बेस थी हमारे पास उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, वो बना BH पॉजिटिव बना। तो ये हो गया भैया आपका। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाती है हमारे पास। तो लेट अस गो फॉर दी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब मान लो मैं पहले बताता हूँ एलिमिनेशन, तो रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, तो मैंने लिया एक टर्शियरी अल्कोहल। जब टर्शियरी अल्कोहल को ट्रीट किया किसके साथ, यहाँ पे हमने ट्रीट किया कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो ये बनाएगा हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड CH2, एंड दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइलिन। प्लस क्या निकलेगा यहाँ से, वाटर निकलेगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड बनती है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ होगा, आपका CH3 जो हमारे पास है, CH3 और CH3 यहाँ पे ग्रुप है, तो यहाँ पे साथ में OH है। पहले स्टेप में आपका OH निकलेगा, तो क्या बनेगा, एक टर्शियरी कार्बोकटाइन बनता है, एक टर्शियरी कार्बोकटाइन बनता है। और फिर टर्शियरी कार्बोकटाइन को यहाँ से होगी डीप्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन यहाँ पे चला गया, और क्या बना यहाँ पे, ये बना CH3
उसके बाद CH3 डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइलीन। तो आइसोब्यूटाइलीन बनता है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे स्टेप अप मैकेनिज्म हो सकता है। इस केस में वाटर रिमूव हुआ तो इसको रिएक्शन को बोलेंगे यहाँ पे दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल भी हमारे पास क्या होती है भाई, यूजली हमारे पास E1 मैकेनिज्म शो करता है। सबस्टेट हमारे पास यहाँ पे 3 डिग्री है। तो क्या इसमें रिजोसेलेक्टिविटी पॉसिबल है? अब देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री तो पॉसिबल नहीं, रिजोसेलेक्टिविटी पॉसिबल है, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, तो बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन देते हैं हमारे पास, लेट्स से हमारे पास कंपाउंड है यहाँ पे CH3, देन वी हैव CH3, ये रहा भी आपका OH और ये रहा आपका CH3। तो अगर इसको मैं ट्रीट करूं यहाँ पे किसके साथ, तो अगर मैं ट्रीट करूं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, फिर इसको करते हैं डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या रहती है यहाँ पे, देखो पॉसिबिलिटी क्या रहती है, सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं, तो यहाँ पे बनेगा आपका नंबर 1 कंपाउंड CH3, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगी और ये CH3 ऐसे रहेगा भाई यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ से प्रोटॉन निकला, यहाँ से आपका H निकला, सॉरी OH निकला। अब दूसरा केस ये भी पॉसिबल है हमारे पास है कि भाई ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। व्हाट इज दैट, CH3 और यहाँ पे आपका प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा और OH यहाँ से निकलेगा, तो क्या बनेगा भाई, आप देखो यहाँ पे ये बन गया आपका डबल बॉन्ड CH2। अब इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो यू नो दैट जो सबसे ज़्यादा एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड होगा वो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये देख सकते हैं भी दिस इज मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, आप देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड बने। तो इसको मैं थोड़ा दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखो ये डबल बॉन्ड हमारे पास है यहाँ पे, दिस इज मोर एल्काइल, सो दिस इज मेजर प्रोडक्ट, तो ये मेजर आएगा। और यहाँ पे आपके एल्काइल ग्रुप कम है तो दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी आपकी रिजोसेलेक्टिविटी सिलेक्ट हो सकती है कि मेजर माइनर बन सकता है। सो दिस इज द वन केस, ठीक है भाई, यहाँ पे इतना सा बता दिया हमने। तो ये भाई एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी कौन सी है, E1 मैकेनिज्म वाली। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना यहाँ पे कि अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनता है वो आपका फॉलो कर रहा है कौन सा रूल, वो कर रहा है सेजफ रूल फॉलो कर रहा है। तो ये था भाई आपका E1 मैकेनिज्म जहाँ पे बात की, और मोस्टली अप्लाई होता है कहाँ पे, हाई टेम्परेचर पर अप्लाई होता है, जब जैसे मान लो मैंने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की बात की यहाँ पे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। अब हमारे पास बात करते हैं, सो लास्ट वन mechanism that we go is today is E1CB, that to go we today is E1CB। अब बात करते हैं किसकी, E1CB की। सो E1CB में क्या होगा, E1CB में क्या होगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आते हैं E1CB पे। अब E1CB की अगर मैं बात करूं तो वो मैकेनिज्म क्या भी हमारे पास, उसमें क्या होगा, तो देखो भाई E1CB एक और पाथवे है, E1CB एक और पाथवे है। E1CB एक बहुत ही रेयर प्रकार का मैकेनिज्म है। अब इसके जो रिजल्ट आते हैं उनका डिफरेंस या फिर सिमिलरिटी E1 E2 के साथ बहुत ही कंपेयर्ड की जाती है। और इस केस में जो हमारे पास रेट होगा वो क्या होगा, तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि क्या वो सेकंड ऑर्डर होगा या फिर आपका फर्स्ट ऑर्डर होगा। और E1CB को समझने के लिए हमें यहाँ पे 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि भाई रेट क्या होगा। देखो E1CB में रेट क्या होगा। अब दिस इज सेड टू बी इलिमिनेशन, पहले इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं क्या है इलिमिनेशन। वन मतलब हियर यूनिमोलिकुलर एंड C मतलब कंजुगेटेड बेस, तो ये इसका टोटल है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको मैं बताऊंगा पैरेलल एंड साइड बाय साइड। तो इसकी जो काइनेटिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी काइनेटिक्स में हम ये भी बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे रेट क्या है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, रेट इज इक्वल टू K कांस्टेंट। सबसे पहले बात की जाएगी सबस्ट्रेट की पावर 1, और मैंने कहा यहाँ पे कि भाई जो आपका बेस है उसकी बेस की पावर 1। तो आप बोलोगे सर कि ये रेट तो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर हो गया,
ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगी, ओबियसली भाई होगी, नो डाउट कि इसकी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो इसके 2 स्टेप होंगे यहाँ पे, इट इज ऑफ 2 स्टेप। अच्छा 2 स्टेप, तो इसमें एक 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा भी हमारे पास। अगर 2 स्टेप मैकेनिज्म हमारे पास है तो इसमें एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, तो बिल्कुल बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पे, बिल्कुल बनता है। उसमें क्या बनता है वो हम बात करेंगे अभी। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बनता है। तो अगर इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, ये सेकेंड ऑर्डर है, और इसके ऑर्डर्स के साथ हम क्या बात कर सकते हैं, तो लेट अस गो विद दैट। तो देखो भाई पहला स्टेप क्या होगा, और यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा क्या। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा जिसका नाम है कार्बोनाइन, जिसका नाम है कार्बोनाइन, या तो कार्बोनाइन बोलो, या आप कभी कभी ये भी बोल सकते हो उसको कि ये एक कंजुगेट बेस बन रहा है, ये एक कंजुगेट बेस बन रहा है। थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस में रखिए, क्योंकि अभी मैं कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो अगर ये सेकेंड ऑर्डर है, मैं कह रहा हूँ, तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर है, तो मतलब ये शो करेगा आपका फर्स्ट स्टेप में कंजुगेट बेस बनाएगा। तो ये याद रखना। और कंजुगेट बेस जब बनेगा तो कैसे बनेगा, सो लेट अस गो विद एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली, ये रहा भी आपका एक कंपाउंड, ठीक है, ये रहा आपका कंपाउंड। तो इस कंपाउंड को ले लिया हमने यहाँ पे। अब पहले स्टेप में इसको मैंने बेस से ट्रीट किया, बेस से ट्रीट किया, तो क्या बनेगा यहाँ पे बताओ भी। तो पहले स्टेप में यहां से प्रोटॉन निकालेगा बेस, बेस निकालेगा प्रोटॉन, ये बेस निकालेगा प्रोटॉन, और प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन को देगा कार्बन को देगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे, सो दिस विल बी फॉर्म्ड एज फ्लोरीन का फ्लोरीन यहाँ पे, कार्बन का कार्बन यहाँ पे, फ्लोरीन का फ्लोरीन यहाँ पे, नेक्स्ट फ्लोरीन यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। दिस इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। अब कंजुगेट बेस कैसे बनती है, जब एक एसिड से प्रोटॉन निकल जाता है उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। प्लस क्या निकलेगा यहाँ से, तो निकलेगा यहाँ से एथेनॉल निकलेगा भाई, क्या निकलेगा, एथेनॉल प्लस एंड पॉजिटिव लिखते तो यहाँ पे, ठीक है। अब जो कंजुगेट बेस बना हमारे पास पहले स्टेप में, तो ये कैसे हुआ, तो दिस इज बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन। सो पहला स्टेप क्या होगा भाई, यहाँ पे पहला स्टेप होगा कंजुगेट बेस का बनना, इसको बोलते हैं भाई यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इट इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। डन भाई, यहाँ पे पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप जो हमारे पास यहाँ पे कंजुगेट बेस बनती है, वो हमारे पास कैसे जो बना हमारे पास, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे देखो, उसके बाद यहाँ पे ये होगा कि हमारे पास स्टेप 2 में क्या होगा। सो स्टेप 2 में जो कंजुगेट बेस बनी हमारे पास यहाँ पे, ये रहा भी कंजुगेट बेस आपका, ये रही कंजुगेट बेस, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहां से एक लिविंग ग्रुप डिपार्ट होता है। अब लिविंग ग्रुप कैसे डिपार्ट होगा, यहाँ पे मे बी फ्लोरीन डिपार्ट हो जाए, फ्लोरीन एक लिविंग ग्रुप यहाँ पे की फॉर्म में डिपार्ट हो जाएगा, तो फ्लोरीन यहाँ से डिपार्ट हो गया, तो क्या बन गया, ये स्टेप हमारे पास स्लो होगा, तो ये बनेगा आपका कार्बन के साथ 2 फ्लोरीन, ऐसे दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गए, कार्बन के साथ 2 क्लोरीन, और यहाँ से निकलता भी आपका क्या, F नेगेटिव निकलता है। तो अब हमारे पास, अब इस केस में जब हमने हैलाइड आयन को यहां से रिजेक्ट किया, ये स्टेप स्लो है, तो रेट डिटरमाइन जो करेगा वो आपका सेकंड स्टेप करेगा। अगर सेकंड स्टेप अगर रेट डिटरमाइनिंग है, इफ स्टेप 2 इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट मीन्स हियर वी कैन से रेट इज प्रोपोर्शनल टू के कांस्टेंट, और खाली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट कंजुगेट बेस के ऊपर। तो आप बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा फर्स्ट ऑर्डर, इसको होगा फर्स्ट ऑर्डर, इसको होगा फर्स्ट ऑर्डर, तो ये होगा फर्स्ट ऑर्डर। तो याद रखना भी यहाँ पे देयरफॉर ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिएक्शन है वो E1CB, उसको जो टाइटल हमारे पास की भाई E1 लगा है, तो यूनिमोलिकुलर की बेस की बात, और यहाँ पे जो रेट डिपेंड कर रहा है वो किसके ऊपर कर रहा है, कंजुगेट बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज फर्स्ट ऑर्डर। बट होली सोली एक चीज और बता दूं आपको मैं, कि जब कंजुगेट बेस बनता है उससे पहले हम देखते हैं सबस्ट्रेट, और हम बेस भी देखते हैं यहाँ पे,
तो ये दोनों की कॉन्सेप्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि नेट ओवरऑल ऑर्डर जो होगा वो सेकंड ऑर्डर ही होगा। तो मतलब ये बोलना चाहूँ यहाँ पे, तो E2 का जो मैकेनिज्म है वो E1CB का मैकेनिज्म है, वो प्रैक्टिकली उनके रिजल्ट जो है काइनेटिकली वो सेम आते हैं हमारे पास। तो इसके दो मैकेनिज्म हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं कि भाई ये दो मैकेनिज्म पॉसिबल हो सकते हैं। बट अगर कोई पूछे E1CB में अगर हमारे पास मैकेनिज्म डिपेंडेंट 1 है तो उसमें किसका रोल है, उसमें रोल है हमारे पास कंजुगेट बेस में। और ये कोई पूछे कि भाई आप ये बताओ इसका सेकेंड ऑर्डर फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे किसका रोल है, तो यहाँ पे रोल है हमारे पास सबस्ट्रेट का और बेस का हमारे पास। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो वी आर नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन E2 एंड ECB1। तो ये आपको दो चीज़ें यहाँ पे याद रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बात की आज के टाइम की। अब इसके एग्जांपल्स क्या आती हैं, देखो अगर मैं E1CB की बात करूँ यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स क्या आती हैं। सो रिमेंबर नंबर 1 एग्जांपल, तो एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो किसकी एग्जांपल है भाई यहाँ पे, सो दैट इज एग्जांपल ऑफ E1CB। अभी आपने बहुत बार पढ़ी होती है, ठीक है, इसको ज़्यादा हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास सेकंड यहाँ पे क्या आता भी, सो हमें अगर बेंजाइन को बनाना है तो ये भी क्या फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है आपका E1CB। बेंजाइन फॉर्मेशन भी हमारे पास फॉलो करता है क्या, E1CB। एंड थर्ड इज हमारे पास याद रखना, अगर आपको कन्वर्ट करना है किसको, एल्केनाइल को किसमें भाई, एल्केनाइल हैलाइड को टू एल्कीन में, तो ये भी क्या फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है E1CB मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो लेट अस गो फॉर दी एग्जांपल्स। तो मैं बात करूँ यहाँ पे इन सब एग्जांपल्स की। तो पहले बात करते हैं एल्डोल रिएक्शन की। देखो भाई एक कंपाउंड लिया मैंने, सबस्ट्रेट लिया यहाँ पे, लेट ये से सबस्ट्रेट हमारे पास है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप लिया, यहाँ पे हमारे पास हमने वेज सॉलिड पे H लिया और वेज डैश पे हमने मिथाइल ग्रुप लिया, और यहाँ पे भी हमने ये लिया भी क्या, OH वेज सॉलिड पे। तो लगा लेते हैं यहाँ पे कोई ग्रुप, बेस लगा देते हैं OCH3, एक बेस हमारे पास है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, रिवर्सिबल स्टेप होगा, ये अटैक करेगा प्रोटॉन पे, प्रोटॉन जाएंगे एडजेसेंट कार्बन पे और वहाँ से होगा भी कार्बन ग्रुप के साथ कंपाउंड DD होगा यहाँ पे। तो क्या बनेगा यहाँ पे देख सकते हो भी आप, तो ये बनेगा कंपाउंड आपका, ठीक है। यहाँ पे बन गई डबल बॉन्ड, H यहाँ से निकल गया, बचा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे बचा आपका ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये भी आपका OH अटैचमेंट, ठीक है। अब यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो रही हमारे पास, कहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रही है और यहाँ से निकला OH ग्रुप। तो क्या बनेगा बताओ अभी, अब हुआ एलिमिनेशन, स्लो स्टेप होगा यहाँ पे, पहला स्टेप फास्ट हमारे पास रिवर्सिबल और फास्ट है हमारे पास। ये बना भाई हमारे पास कंपाउंड, और ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो वी अगेन गेट अ कीटो ग्रुप हियर, ठीक है, अलॉन्ग विद यहाँ पे मेरा मिथाइल ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे मेरी डबल बॉन्ड आपको, और ये बना एल्कीन प्लस, यहाँ से निकला भाई क्या निकला हमारे पास, यहाँ से निकला लिविंग ग्रुप OH नेगेटिव हमारे पास। तो ये आपको यहाँ पे रखना है यहाँ पे, और ये 4 तरह का लिविंग ग्रुप हमारे पास है। सो ये भी आपका एल्डोल कंडेंसेशन। अब मैं बात करें यहाँ पे इसी तरह से एक और एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, तो नाउ वी गो फॉर वन एग्जांपल। हाँ जी, बेंजाइन कैसे बनेगा, बेंजाइन कैसे बनेगा, तो बेंजाइन कैसे बनेगा, तो हमने क्या किया, एक कंपाउंड लिया यहाँ पे, ये भी कंपाउंड हमारे पास यहाँ पे लिया, और ये रहा आपका, दिस इज अ फ्लोरोबेंजीन। एक बेस यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एक बेस यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, स्टेप हमारे पास फास्ट होगा। बेस का काम है प्रोटॉन को निकालना, और प्रोटॉन यहाँ पे बनाएगा सबसे पहले क्या भी, एक कार्बेनाइन बनाएगा, ये बना कार्बेनाइन, ये बना कार्बेनाइन, ठीक है। इसको ऐसे दिखा देते हैं नेगेटिव चार्ज का, तो यहाँ पे फ्लोरीन डन यहाँ पे भी। अब ये कार्बेनाइन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को देगा बॉन्ड पे, और फ्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा बाहर। तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा आपका स्लो स्टेप, और ये बनेगा आपका कंपाउंड। तो ये बॉन्ड यहाँ की यहीं पे, ये बॉन्ड यहाँ की यहीं पे, यहाँ पे बॉन्ड ऑलरेडी, और एक बॉन्ड बनेगी बाहर से, दिस इज कॉल्ड एराइन बोलो इसको,
या बेंजाइम बोलो प्लस के निकला यहाँ से F नेगेटिव निकला। ये भी पॉसिबल है भाई हमारे पास। अब हमारे पास मान लो एक कंपाउंड एग्जांपल और बताई थी मैंने कि अगर एल्काइन को कन्वर्ट करता है एल्कीन में, तो उसमें एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे CH3 की, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एक H लेते हैं और डबल बॉन्ड से शुरू करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे H दिखाते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन दिखाते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होगा और कहीं से भी बेस आएगी, बेस किसको निकाल रही है, सपोज प्रोटॉन को अटैक कर रही है और प्रोटॉन आपके इलेक्ट्रॉन दे रहे कार्बन को, तो क्या बनेगा चांस है, पहले स्टेप में बनेगा CH3, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन हो गए और ये एक इसने बनाया कंजुगेट बेस, फिर कंजुगेट बेस यहाँ से यहाँ पे अटैक करेगी और ये ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा लीविंग ग्रुप, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा आपका CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे एक H। सो दिस इज व्हाट वी कैन से, ये बनता आपका एल्काइन बनता है, ये बनता आपका एल्काइन बनता है। और बाय द वे यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, यहाँ से निकलेगा आपका Br नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स हमारे पास यहाँ पे फॉलोअप होते हैं और यही प्रोसेस हमारे पास यहाँ से चलता जाता है। तो दिस वे वी कन्वर्ट द फॉलोइंग रिएक्शंस, जहाँ पे हमने एल्डोल कंडेंसेशन की, जहाँ पे हमने एराइन बनाया और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एल्काइन बनाया। तो दिस इज व्हाट वी कैन से, दिस इज कॉल्ड E1CB मैकेनिज्म। तो आज के टॉपिक के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम आई विल ब्रिंग द टॉपिक्स ऑफ अदर इंपॉर्टेंस हियर और कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे दूंगा। तो होप आप इस लेक्चर को रिवाइज दिखेगा और लेक्चर थोड़ा मतलब इन नटशेल इसको मैंने थोड़ा फास्ट किया हुआ है और कुछ चीज़ें मैंने बताई यहाँ पे आपको, उनको आप गौर से देखिएगा। नेक्स्ट वी कम अप विद E2CB मैकेनिज्म एंड देन पायलिटिक elimination and after that elimination of other types। तो आज के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। दैट्स all for today। तो थैंक यू।